स्वागत है रघु फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग को बात करना है वह गॉस थ्योरम पर बात करना है। गॉस थ्योरम का जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे गॉस थ्योरम का कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे यह सब देखे थे। आज के इस वीडियो में हमको एप्स नंबर 3 देखना है। जैसा कि दो एप्स हम लोग देख चुके हैं, एक देखे थे डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम, दूसरा जो देखे थे वह देखे थे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। आज हम लोग को देखना है वह थर्ड एप्स नंबर है। एप्स का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम एप्स पर बात करेंगे। वह एप्स है क्या? तो एक सॉलिड या हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग के लिए नहीं देख रहे हैं आज इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं। अगले एप्स में हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो पर चर्चा जो करेंगे वो हम लोग चर्चा करेंगे तो एप्स नंबर 3 पर इस एप्स का मेन मकसद है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। किसके कारण? तो सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग होना चाहिए या हॉलो स्फीयर। तरबूजा वाटरमेलोन मान ले, वाटरमेलोन तो वह सॉलिड स्फीयर में आ जाएगा। हॉलो स्फीयर फुटबॉल ले लीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा? हॉलो स्फीयर। और कंडक्टिंग होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए। इसको बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बात जानते होइएगा, आप नहीं जानते होगा तो थोड़ा इसको ध्यान कर लीजिए कि चार्ज जब भी दिया जाता है कोई भी कंडक्टर पर, चार्ज सरफेस पर रिसाइड होता है, यानी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इनसाइड नहीं जा पाता, यानी कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। कंडक्टर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी फेनोमेनन को देखते हुए हम लोग इस एप्स को देखेंगे और काम करेंगे इस पर। इस एप्लीकेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्या स्टेटमेंट है चेक कर लेते हैं। एप्स नंबर 3 फाइंड एंड एक्सप्रेशन व्यंजक निकाले। फाइंड एंड एक्सप्रेशन व्यंजक निकाले फॉर के मतलब के लिए। किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र ड्यू टू के मतलब के कारण। किसके कारण? तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कंडक्टिंग के मतलब चालक। सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर, सॉलिड भी हो सकता है या हॉलो स्फीयर हो सकता है। कोष्ट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है सेल। सेल के मतलब भी वही होता है कि हॉलो खोल हो जाए, खोल कहते हैं हिंदी में, इसको खोल कहते हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम, किस थ्योरम का उपयोग करके बनाना है हम लोग को? तो गॉस थ्योरम का उपयोग करके इसको हम लोग को डिड्यूस करना है, इसको लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? तो एक हॉलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो उसके कारण। सबसे पहले आपको बता दें, अगर ये हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहां पड़ सकता है? तो सर इसमें हम देखेंगे तो बेसिकली 3 पॉइंट ले सकते हैं। जैसे इनसाइड इसका रेडियस r होते, इनसाइड यहां पर हम लोग को निकालना पड़ सकता है, यानी अंदर में कहीं भी बिंदु हो सकता है, एक सतह पर कहीं भी बिंदु हो सकता है, एक सतह से बाहर, यानी एक सरफेस के अंदर, एक सतह पर, एक सतह के बाहर। 3 केस में हम लोग इस सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं तो क्या करेंगे, एक यहाँ पर कंडक्टिंग स्फीयर बना लिए, इसका रेडियस मान लिए कैपिटल आर, इसका रेडियस मान लिए कैपिटल आर। यहाँ पर इस पर चार्ज दिए +q, तो चार्ज पूरा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा कि जानते हैं आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको आप कहिएगा सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगा ना लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ओनली सरफेस पर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। सो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा? तो सर चार्ज बाई एरिया। चार्ज बाई एरिया। चार्ज का हिंदी क्या हो जाएगा? तो आवेश। चार्ज का हिंदी क्या हो जाएगा जी? आवेश। और एरिया का हिंदी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर चार्ज क्या है? तो +q अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? तो सरफेस एरिया। यह गोला है फुटबॉल है, तो गोला का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4πr²। गोला का कितना होता है? 4πr²। या 10th में ही पढ़े थे, बहुत बार मैथ में यूज भी किए होइएगा 4πr²। तो यह आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग सोल्व करेंगे तो केस नंबर 1 पर चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या कहता है कि r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, दैट इज इनसाइड में चर्चा कर रहे हैं। इनसाइड करने का मतलब अंदर में, गोला के अंदर में देखना है हम लोग को। सबसे पहला इनसाइड में, यानी कैपिटल R का वैल्यू बड़ा होगा, छोटा r का वैल्यू छोटा होगा। इसका मतलब पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है? तो सर इनसाइड है। सपोज दैट यहाँ पर हम लिए एक गोला,
अब इस गोला यानी स्फीयर लिए इसका रेडियस कितना है तो सर कैपिटल आर है, इस पर चार्ज कितना दिया तो प्लस क्यू, चार्ज पूरा सतह पर फैल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। हाँ सर इसमें नहीं होगा, क्योंकि इतना हम लोग जानते हैं जब चार्ज किसी भी कंडक्टर को दिया जाता है तो चार्ज सतह पर फैल जाता है। उसके बाद इसके अंदर में एक पॉइंट मान लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर मान लिए, इस पॉइंट पे हमें निकालना है क्या तो सर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस मानेंगे, गॉसियन सरफेस हमेशा काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, गॉसियन सरफेस हमेशा काल्पनिक होता है, इसीलिए यह गॉसियन सरफेस को हम लोग डॉट लाइन से खींचते हैं। यहाँ पर इसका रेडियस कितना ले लिए आर, रेडियस कितना ले लिए आर। अब यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर एलिमेंट्री एरिया डीए मानेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लेंगे ई। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे, क्या लिखेंगे अप्लाइंग, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। कहिएगा सर अप्लाइंग गॉस थ्योरम में तो इंटीग्रेशन क्लोज ओवर एरिया डीए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इन क्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। आपको बता दे इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट को आप लोग जानते हैं, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। इसके बाद आपको यह फार्मूला आया कैसे, इसको प्रवृत्ति कहते हैं हिंदी में, इसको पारगमता कहते हैं, नहीं तो वैद्युतशीलता कहते हैं सर। यहाँ पर अब आप लोग को देखना क्या है तो यह फार्मूला आया कैसे, इसको थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, ऐसे आप लोग जानते होइएगा, यद्यपि इसको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं गॉस थ्योरम में फाई बराबर क्या होता था क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट, कोई डाउट नो सर। और फाई इक्वल टू क्या होता था तो ईडीए कॉस थीटा, ईडीए कॉस थीटा, इधर भी डी फाई रहता था, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट जाएगा तब फाई इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा। और यहाँ पर दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर होगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन ईडीए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पर गॉस थ्योरम जब भी लगता था क्लोज सरफेस पर, इसलिए यहाँ पर एक क्लोज सरफेस लेते हैं। इसको पढ़ते कैसे है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ईडीए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। जब भी गॉस थ्योरम लगाइएगा तो यह कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो ही खींचते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो दिशा होता है वह सेम रहता है, इसीलिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, इसीलिए कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इट मींस इन नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चलेगा। चलिए ऐसे काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो क्या कहता है, यहाँ पर देख रहे थे अंदर में पॉइंट लिए थे, क्या हो जाएगा ईडीए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के सभी बिंदु पर क्या होता है कांस्टेंट, इसीलिए उसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से। तो क्या लिखेंगे ई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज एरिया डीए, कॉस कितना डिग्री तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1 इक्वल टू क्यू इनक्लोज। तो इनक्लोज का मतलब अंदर वाला चार्ज, क्यू इनक्लोज का मतलब अंदर वाला चार्ज, तो अंदर में कोई चार्ज है तो नो सर चार्ज नहीं है, अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इट मींस ई डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया लिखेंगे, या क्लोज सरफेस एरिया किसका लिखेंगे तो गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस ए वाला हो गया, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई, डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए के मतलब एरिया, एरिया कितना हो जाएगा तो अंदर वाला गोला का कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी इन साइड में कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है 0। कोई भी पूछे कि कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा तो 0, उसमें कोई गलती करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, चाहे बाहर में चार्ज हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब केस नंबर सेकंड पर देखते हैं। केस नंबर सेकंड में हम लोग को निकालना है वह छोटा आर बराबर कैपिटल आर, यानी जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड या एट सरफेस ऐसे भी बोल देता है, जस्ट आउटसाइड या एट सरफेस
यानी सतह पर या जस्ट आउटसाइड, सतह से जस्ट बाहर जब पूछ दे हम लोग को कौन चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय जो ही सतह लेगा तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा, जैसे मान लेते गोला है तो पॉइंट कहां पर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। सतह से थोड़ा बाहर लेंगे, सतह पर यानी आर से बड़ा होगा या लग आर के बराबर मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर हम लोग फिर से गोला लेंगे। चलिए अब गॉसियन सरफेस भी खींचेंगे तो इसी पर खिंचाएगा, सतह से जस्ट बाहर खिंचाएगा या इसी पर खिंचाएगा, यानी स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगा। यहां पर एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर डीए बाहर की ओर होगा। अब चार्ज प्लस क्यू चार्ज दिए तो पूरा पर फैल जाएगा, पूरा पर फैलेगा, गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज हो जाएगा कि बाहर में। था आप सोचिएगा सर चार्ज तो बाहर हो रहा है, क्या आप प्लस का साइन बाहर दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। चार्ज बहुत नेग्लिजिबल है, यानी चार्ज को नगण्य आंख हम देख नहीं सकते हैं, नगण्य आंख से नहीं देख सकते हैं। चार्ज को दिखाने के लिए हम लोग प्लस सिंबल का यूज कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा करके दे रहे हैं, इसलिए बाहर दिख रहा है। वास्तव में चार्ज सतह के पर रहता है, यानी जस्ट आउटसाइड पॉइंट से थोड़ा अंदर रहेगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा भी बाहर हो जाएगा, और इट मींस हम कह सकते हैं कि चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। चार्ज कहां पर है, तो सर गॉसियन सरफेस के अंदर है। इसीलिए अब लगाएंगे थ्योरम, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ई डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। अब रखेंगे तो ई को बाहर निकालेंगे तो ई इंटीग्रेशन ओवर डी क्यू इनक्लोज करने का तो पूरा चार्ज अंदर में चला जाएगा, इसका मतलब क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद क्या करेंगे, ई डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए के मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ए के मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अभी देखिए स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल आर। इट मींस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। इसको जब इस साइड ले जाएगा तो इसको सजा के लिखिएगा तो ई इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। या देखिए क्यू पहले से चार्ज दिया हुआ है, कैपिटल आर या रेडियस भी इस गोला के लिए फिक्स है, यानी सभी इसमें क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ई बराबर कांस्टेंट, ई बराबर कांस्टेंट। यह देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम बाद में बताते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि यह मैक्सिमम वैल्यू कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग अब केस कहां पढ़ते हैं, एक इनसाइड में देखे हैं, एक सरफेस पर देखे हैं, अब सरफेस से बाहर, यानी केस नंबर क्या में पहुंच गए, थर्ड में। केस नंबर थर्ड क्या कहता है कि स्मॉलर आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा हो, स्मॉलर आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा हो, यानी आउटसाइड द सरफेस या इनसाइड द सरफेस, द आउटसाइड द सरफेस या स्फीयर। अब यहां पर अप्लाइंग गॉस थ्योरम, यहां पर जगह नहीं है, वहां पर देख लेते हैं। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, चलिए यहां पर सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे, आउटसाइड में पॉइंट लेंगे कि इनसाइड में, तो सर आउटसाइड में लेना पड़ेगा, इनसाइड में लेंगे तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाया। इसका पहले से रेडियस कितना था, आर, पॉइंट आउटसाइड है तो आउटसाइड मान लेते हैं, इसका रेडियस कितना मान लेते हैं, आर। गॉसियन सरफेस खींचेंगे, जहां पर पॉइंट रहता है वहीं पर हम लोग को गॉसियन सरफेस खींचना पड़ता है, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। गॉसियन सरफेस काल्पनिक सतह होता है, काल्पनिक सतह के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का दिशा क्या होता है, तो समान होता है। ऐसे भी देख लीजिए ना, इस पर प्लस चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज सभी जगह है, और इसके कारण प्लस चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो सर बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर होगा। इट मींस इधर दे सकते हैं,
उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड बार की ओर एरिया वेक्टर जैसा जानते हैं, एरिया वेक्टर जिस सतह पर पूछा जाए सतह पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इधर ले लेती है। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम तो क्या होता है, ई इंटीग्रेशन और क्लोज एरिया डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे इप्सिलॉन नॉट। ई का ई बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन और क्लोज एरिया डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज, तो अंदर का चार्ज कितना है तो क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। ई का ई छोड़ेंगे, डी का इंटीग्रेशन करिएगा तो ए करने का मतलब एरिया गॉसियन सरफेस का लेना रहता है। एरिया किसका लेना रहता है, गॉसियन सरफेस का। इट मींस कितना हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, काहे कि यहाँ पर छोटा आर बड़ा आर के बराबर नहीं है, इक्वल टू क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। इट मींस ई इक्वल टू कितना आ जाएगा था क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी को सजा कर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1 बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इट मींस ई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ज्यों ज्यों दूर बढ़ते चल जाएंगे उस वे में त्यों तो कहने का मतलब ज्यों ज्यों दूर बढ़ेंगे त्यों तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा। कहने का मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। यहाँ पर क्या है, ई का वैल्यू कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इन साइड में कोई पूछते कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है तो 0। सरफेस पर देखिए तो कितना हो गया, ई इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर का वैल्यू अब इससे जो ही बाहर जाते हैं तो आर का वैल्यू, छोटा आर का वैल्यू आर से बड़ा हो जाता है, नीचे का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, इसलिए इससे इसका वैल्यू घट गया। जो जो दूर जाएंगे त्यों तो इसका वैल्यू घटता ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इट मींस यहाँ से हम बोल सकते हैं। अब आ जाता है ग्राफ, कभी कभी पूछ दिया जाता है ग्राफ, इसलिए ग्राफ देखना पड़ेगा। तो ग्राफ देखने से पहले आपको एक बात बता दें, जैसे y इक्वल टू अगर ये 4x है तो एक y एक्सिस लेते थे, एक एक्सिस, और इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते थे। एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट होता था। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ई है आर है, बाकी टर्म देखिए कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग एक एक्सिस किसका लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक डिस्टेंस का। यहाँ पर इधर y है, इसको ई मान लेते हैं, इधर r है तो इसको क्या मान लेते हैं x। सर ऐसे भी तो ग्राफ हो सकता था 4 बटे एक्स स्क्वायर, ऐसा इसका ग्राफ भी बनेगा, उसी प्रकार का ही मान लिया जाए तो सो हम लोग लिख सकते थे। इसको क्या मान ले, इसको मान ले एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डेंस किसको माने हैं तो आर का डिस्टेंस बढ़ रहा है। वाई एक्सिस के अलावा किसको माने थे, इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से। अब देखिए, अब वैल्यू डाल डाल के देखेंगे तो आर का वैल्यू 3 केस में हम लोग सोल्व किए हैं। आर का वैल्यू जब कैपिटल आर से छोटा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 0, यानी इसके अंदर में, गोला के अंदर में दूरी बढ़ाते जाएंगे, छोटा आर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, छोटा आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा लेकिन 0 रहेगा। इट मींस यहां से पॉइंट ई आर बढ़ता जाएगा लेकिन ई नहीं बढ़ेगा जब तक छोटा आर बड़ा आर के बराबर हो। ज्यों ही छोटा आर बड़ा आर के बराबर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता है। और यह मैक्सिमम वैल्यू ई का होता है, और उसके बाद जस्ट आउटसाइड से सरफेस के तक यह वैल्यू आया, आउटसाइड और सरफेस होंगे तक। अब आर बढ़ेगा, इस थर्ड में पहुंच गए, आर बढ़ेगा तो ई का वैल्यू घटेगा। इट मींस इसका ग्राफ नीचे की ओर डिक्रीज होते इंफिनिटी पर जाके मिल जाता है। ई का वैल्यू अनंत पर जाता है तो उस समय ई का वैल्यू 0 हो जाता है। इट मींस यहाँ पर ई का वैल्यू देखिएगा तो ई का वैल्यू मैक्सिमम होता है, ई मैक्स बराबर कितना होता है वो तो खैर यहाँ से देख लीजिएगा। ई मैक्सिमम कल कितना है, ई इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, देखने के लिए धन्यवाद।